Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो excretory products and their elimination के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किडनीज के अलावा और कौन कौन से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सक्रीशन, जैसे कि लिवर, लंग्स एंड स्किन। हमने डिसऑर्डर्स देखे थे और हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज हीमोडायलिसिस। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसका लास्ट जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं, जो कि है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे। इस वाले के अंदर हम लोग जो है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is define glomerular filtration rate which is the GFR। तो जब हम लोग GFR की बात करते हैं, it is the amount of filtrate which is formed by the kidneys per minute। पर मिनट जो भी हमारा नाइट्रोजनस जो भी फिल्ट्रेट है हमारा वो फॉर्म होता है बाय द किडनीज, इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और द GFR। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। कितना होता है? 125 ml पर मिनट होता है इन अ हेल्दी पर्सन। तो हमें पता चल गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहाँ क्या होता है। और ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये हमारा कहाँ पे होता है? अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमारा फिल्ट्रेशन होता है इन द ग्लोमेरुलस, या फिर बोमेन्स कैप्सूल भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके अंदर हमारा जो है फिल्ट्रेशन होता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। So the next question is explain the auto-regulatory mechanism of GFR। तो हमने GFR यानी कि glomerular filtration rate का auto-regulatory mechanism बताना है। So kidneys के अंदर क्या होता है? हमारा built-in mechanism होता है for the regulation of the glomerular filtration rate, that is the formation of the filtrate। So one such efficient mechanism हमारा क्या है? किसके थ्रू कैरी आउट होता है? बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से जो है हमारा ये वाला मैकेनिज्म जो है कैरी आउट होता है। सो JGA क्या होता है? इट इज अ सेंसिटिव रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय द सेल्युलर मॉडिफिकेशन इज इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। तो JGA अपरेटस के अंदर हमारा क्या आता है? एफरेंट आर्टेरियोल प्लस हमारा जो क्या होता है? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल जो है हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं। ठीक है। सो अ फॉल इन द GFR इट कैन एक्टिवेट द JG सेल्स जो कि अल्टीमेटली रिलीज करते हैं रेनिन को, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और GFR हमारा बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जो जैसे ही हमारा GFR कम होता है तो JG सेल्स क्या करते हैं? रेनिन को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? रेनिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि जाके क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। वो किसको स्टिमुलेट करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। और हमारा जो GFR है वो नॉर्मल हो जाता है। GFR नॉर्मल। तो ये इसका आप एक स्निप ले लो जिससे कि आपको याद रहे कि JG सेल्स जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो हमारा कैसे ऑपरेट करता है। इसका आप लोग एक स्निपशॉट ले लीजिए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मिक्सचरेशन इज कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स। दिस इज ट्रू, इजंट इट? ये ट्रू नहीं है। मिक्सचरेशन कौन से रिफ्लेक्स से कैरी आउट होता है? बाय दी मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। सो ADH इट हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। ADH जो कि हमारा क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। हमारा क्या करता है? क्या वाटर एलिमिनेशन में मदद करता है या फिर वाटर रिटेंशन में मदद करता है? वाटर रिटेंशन में मदद करता है और हमारी जो है यूरिन उस टाइम पे कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ADH का रोल होता है हमारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन का, ना कि एक्सेस वाटर एलिमिनेशन का। सो क्या होगा? उसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो ADH इट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन। तो मेरे हिसाब से जो B पार्ट है वो फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन फ्री फ्लूइड इट इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। प्रोटीन हमारा रिटेन हो जाता है और उसके बाद जितना भी हमारा प्लाज्मा बचता है वो आगे चला जाता है इन द फिल्ट्रेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू।
हमारा प्रोटीन जो है वो रिटेन हो जाता है। अगर प्रोटीन बाय चांस हमारा प्रेजेंट है फिल्ट्रेट के अंदर, मतलब हमारी किडनीज के अंदर कोई इंजरी हुई है, ग्लोमेरुलस के अंदर कोई इंजरी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। नेक्स्ट, हेनलेज लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन। यस, डिसेंडिंग लिम्ब से जब यूरिन पास ऑन हो रहा होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और जब असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जा रहा होता है हेनलेज लूप में तो क्या होता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो इट प्लेज अ रोल इन concentration of the urine. That is true. Next, glucose is actively reabsorbed in the PCT. Glucose हमारा जो है reabsorb हो जाता है in the PCT. This is also true. So first start करें, first is true, second is false, third is true, fourth is true, fifth is true. तो except for second, all the statements they are true. Okay. So next question, give a brief account of the counter current mechanism. हमने counter current mechanism इतना बोल लिया तो अब हमारे पास question ही आ गया है कि counter current mechanism का एक brief देना है। सो किडनीज के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। सो द मैकेनिज्म इट इज सेड टू बी काउंटर करंट क्योंकि जो आउटफ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इन द इनफ्लो। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर जो हमारा इनफ्लो है देखो वो नीचे की तरफ है और आउटफ्लो हमारा बाहर की तरफ है ना। तो ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। चाहे हम लोग वासा रेक्टा के अंदर देखें, इनफ्लो और आउटफ्लो जो है अलग अलग डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तभी इसे हम क्या बोलेंगे, ये काउंटर करंटली एक्ट करता है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। So as the mechanism begins to function, the ascending limb of loop of Henle, it actively transport chloride and the sodium ions out into the vasa recta. So जैसे ही हमारा mechanism होता है तो क्या हमारा सबसे पहले ascending limb क्या करता है, NaCl को vasa recta के अंदर पंप करता है, जहां पे वो उसे interstitial fluid के अंदर पंप कर देती है। So interstitial fluid जो है loop of Henle के अराउंड क्या करता है, it contains large quantities of NaCl। तो अगर आप यहां से देखो, जो ascending लिम्ब है वहां से NaCl निकल के कहां जा रहा है, हमारा वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में, और वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब फिर क्या कर रहा है, उसी NaCl को इंटरस्टिशियम के अंदर भेज रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि लूप ऑफ हेनले के आसपास जितना भी हमारा रीजन है उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रहेगा। So the filtrate passes from the ascending limb of loop of Henle and enters the collecting duct. The collecting duct, it passes adjacent to the loop of Henle where the interstitial fluid it contains large amount of NaCl. अब मैंने बताया कि loop of Henle के आसपास जो interstitial fluid है उसके अंदर क्या है, large amount of NaCl, बहुत सारा amount है NaCl का। So the high osmotic pressure created by NaCl causes water to diffuse out of the collecting duct in the interstitial fluid. तो जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, NaCl जो बाहर से बिल्डअप कर रहा है, वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा कि रिमूव आउट वाटर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इवेंचुअली इन द ब्लड ऑफ वासा रेक्टा। कलेक्टिंग डक्ट से जाके वो पानी जो है हमारा वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा। सो फिल्ट्रेट जो है इट बिकम्स ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट इज नाउ नोन एज यूरिन। तो यूरिन हमारा कंसंट्रेट करने में किस किस का हाथ है, हमारा वासा रेक्टा का, हमारे लूप ऑफ हेनले का और कलेक्टिंग डक्ट का। So a similar counter current mechanism it operates between the interstitial fluid and the blood passing through the vasa recta. As the blood capillary runs along the ascending limb, NaCl diffuses out of the blood. The direction is reversed as the blood capillary passes along the descending limb of loop of Henle. तो जो ascending limb में हो रहा है उसका उल्टा हमारा descending limb के अंदर हो रहा होता है। So जो blood है it flows in the vasa recta around the loop of Henle from the ascending to the descending limb and goes in the opposite direction. So जो arrangement है it helps in the concentration gradient of the NaCl. NaCl का concentration gradient maintain करने के लिए ये वाला arrangement जो है हमारा help करता है। So the overall function of counter current mechanism क्या है, it is to concentrate sodium chloride in the interstitial fluid and इससे क्या होता है, हमारा water जो है collecting duct से बाहर diffuse out हो जाता है और यूरिन हमारा concentrate हो जाता है। तो main motive हमारा क्या है कि interstitium के अंदर
अंदर हमारा जो NaCl है, जो सॉल्ट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जो सोडियम क्लोराइड है उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए और वाटर जो है हमारा डिफ्यूज आउट हो जाए फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और अल्टीमेटली हमारी जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाए, है ना। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, यूरिन कंसंट्रेशन का है, तो वो हमें इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म से मिलता है। सो ये है हमारा 300 मिलिऑस्मोल पर लीटर से स्टार्ट होता है फिल्टर्ड और कंसंट्रेट हो जाता है 4 टाइम्स अप टू 1200 मिलिऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ द लिवर, लंग्स एंड स्किन। हमें लिवर, लंग्स और स्किन का जो है रोल बताना है इन द एक्सक्रीशन। तो अदर देन किडनीज जो लिवर, लंग्स एंड स्किन है वो भी एलिमिनेशन करने में मदद करते हैं। लंग्स हमारे बेसिकली जैसे कि आपको पता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। लिवर के अंदर क्या होता है, बाइल होता है, जैसे कि मैंने बताया था यूरिन के अंदर जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं वो उसे येलो कलर इंपार्ट करते हैं। तो हमारा लिवर क्या करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जो कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स ये सारे के सारे एक्सक्रीट आउट करता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है बॉडी को नेसेसरी नहीं है, बॉडी अपने हिसाब से उसे यूज कर चुकी है। तो लिवर क्या करता है, उस बाइल के अंदर वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डाल के उसे एलिमिनेट आउट कर देता है। Next question, most of these substances they ultimately pass out of the digestive waste। जो sweat और sebaceous gland है वो भी certain substances जो है eliminate कर पाते हैं। जो sweat है it is a watery fluid having NaCl, small amounts of urea, lactic acid etc। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो sweat है वो क्या secrete out कर रही है, हमारी जो sweat है वो NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड ये सबको सिक्रेट आउट करिए। सिबेशियस ग्लैंड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑयली कवरिंग टू द बॉडी। सिबेशियस ग्लैंड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑयली कवरिंग टू द बॉडी। जब हम लोग ऐसे हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ ऑयल आता है, वो ऑयल हमारा सिबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है। तो सिबेशियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयली एक सिक्रीशन जो है हमारी बॉडी के अंदर निकालता है जो कि एक ऑयली कवरिंग हमारे ऊपर रहती है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्सेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन। जब हम मिक्चुरेशन की बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जब हमारी यूरिन जो है बन चुकी है, कंसंट्रेट हो चुकी है, उसके बाद में वो जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। एक पॉइंट तक जो है हमारा वॉलंटरी कंट्रोल रहता है, उसके बाद में हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड हो जाता है, तो हमें इनवॉलंटरी जो है मिक्चुरेट करना पड़ता है। सो द पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इट इज नोन एज मिक्चुरेशन। जो यूरिन है फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन, इट इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन हम अपने हिसाब से जब तक चाहे उसे स्टोर कर सकते हैं, पर एक पॉइंट के बाद जो है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर चला जाता है, तो हमें वो एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। So this causes stretching of the wall of the bladder that leads to the stimulation of the stretch receptors on the walls of the bladder and this sends a signal to the CNS। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ब्लैडर है, इसके अंदर हमारे क्या यूरिन स्टोर होती है, तो इसके अंदर हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब हमारी यूरिन स्टोर हो रही होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और वो सीएनएस के थ्रू जो है सीएनएस को सिग्नल भेज देते हैं कि देयर इज यूरिन प्रेजेंट इन अस। ये जो सीएनएस इट पासेस ऑन मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। तो ये सीएनएस बोलती है मोटर सिग्नल्स के थ्रू कि जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, ठीक है। और साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से हमारे यूरिन जो है अल्टीमेटली पास आउट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जिसके अंदर जो यूरिन है हमारी बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स जो है हमारी पास आउट हो जाती है बाय द बॉडी। So next question, match the items of the column 1 with those of column 2. Amonotelism, Bowman's capsule, micturition, uricotelism, ADH। तो जब हम लोग इनको column 1 से column 2 को मैच करेंगे तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं ADH तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है ना। मिक्चुरेशन हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर।
अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक हमारी बर्ड्स होती हैं, अमोनोटेलिक हमारी बोनी फिशेस होती हैं, और बोमेंस कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल। तो आंसर देख लेते हैं। अमोनोटेलिज्म बोनी फिश, बोमेंस कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल, मिक्चुरेशन इट अकर्स थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिकोटेलिज्म हमें किसमें दिखता है? यूरिनरी बर्ड्स के अंदर, जिसमें क्या एक्सक्रीट आउट होता है? हमारा यूरिक एसिड। अमोनोटेलिज्म के अंदर क्या एक्सक्रीट आउट होता है? एक्सक्रीट आउट होता है अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया क्या होता है? मोस्ट टॉक्सिक हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और यूरिक एसिड हमारा लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट। एडीएच क्या करता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है और अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड यूरिन को पास आउट करता है। तो ये है हमारे कॉलम 1 से जब हमने कॉलम 2 को मैच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक बैलेंस। आयनिक और फ्लूइड बैलेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेन करता है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। सो द रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड द सोल्यूट कंटेंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय द किडनी, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। सो वाटर और सोल्यूट कंटेंट्स के रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो ना कि सिर्फ हमारा एक्सक्रीशन करते हैं, बट साथ के साथ में हमारा ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली ईदर यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, वो अमोनोटेलिक नहीं होते, क्यों? सो अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि एक्वेटिक होते हैं, वो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो दस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं? दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? अब आप बताओ, अगर वो हमारे ओशियन के अंदर, लेक्स के अंदर रह रहे हैं और वो वहां पे हमारा वाटर, वो अपना वाटर भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, तो उनको तो वाटर की कमी नहीं है। पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर क्या होता है? वो लैंड पे रह रहे होते हैं, उनके अंदर इतना वाटर नहीं होता है कि वो इतना सारा वाटर जो है एक्सक्रीट आउट करने के बाद भी नॉर्मल बिहेव करे। उनकी बॉडी जो है फंक्शनिंग हिल जाती है अगर वो इतना वाटर रिलीज कर दे। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वो वाटर के साथ ही एक्सक्रीट आउट होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते टू लूज सच क्वांटिटीज ऑफ वाटर एज दे लिव इन एनवायरमेंट हैविंग वाटर स्कैरसिटी। तो जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे वाटर की कंपैरेटिवली स्कैरसिटी होती है, रादर देन द एनिमल्स लिविंग इन द एक्वेटिक रीजन्स। जो एक्वेटिक रीजन्स के अंदर हमारे एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर क्या होता है? प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। तो अगर उन्होंने अमोनिया के साथ अपना वाटर भी एक्सक्रीट आउट कर दिया तो उनके पास वाटर की कमी नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, उनके अंदर वाटर स्कैरसिटी होती है, उनको वाटर रिटेन करना होता है, बचा के रखना होता है, तो वो लोग ये इसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। सो दे देयरफॉर एक्सक्रीट ईदर यूरिया, यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, एज दे आर लेस soluble in water. So the next question is, what is the significance of juxtaglomerular apparatus, which is the JGA in the kidney function? So juxtaglomerular apparatus JGA क्या होता है? हमारा special sensitive area होता है which is formed by the cellular modifications of the DCT and the afferent arteriole। जहां पे हमारे afferent arteriole और हमारा जो है डीसीटी मिलते हैं, वहां पे हमारा जेजीए बनता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनता है एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। सो द जेजीए इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनीज हमारा किसकी वजह से होता है? इसी जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की वजह से होता है। सो फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर, इट एक्टिवेट्स द जेजी सेल्स। सो जेजी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो रेनिन सिक्रीट करते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन जिनको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, वो फिर क्या करता है? इट इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, वो इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर को इंक्रीज कर देता है। सो इस पे चेक रखने के लिए जो है वो हार्ट एक सिक्रीट करता है एंड एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसे रेगुलेट करके उसे कम कर देता है। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? इट एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ करता है, वाटर करता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, और उससे क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर और जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन
मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर जब जो जेजी अपरेटस है हमारा, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है, उसके अंदर उसको पता चल जाए कि जीएफआर फॉल हो गया, तो वो क्या करेगा? रेनिन सिक्रीट करेगा। रेनिन अल्टीमेटली एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 अल्टीमेटली फॉर्म करेगा एंजियोटेंसिन 2, जो कि हमारा वासोकंस्ट्रिक्टर है। वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज कर देगा। वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को वो करता है, एक्टिवेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा, वाटर करेगा, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ा देता है। तो इस पे चेक रखने के लिए हमारा हार्ट जो है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज करता है, जो कि अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कम करने में हेल्प करता है। So the next question is, name the following a chordate animal having flame cells as excretory structure. क्या है? Cephalochordate Amphioxus. Amphioxus के अंदर क्या होता है? हमारा फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। Next, cortical portions of projecting between the medullary pyramids in the human kidney. जो हमारे cortical portions होते हैं जो कि medullary pyramids के बीच में extend हो रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? columns of Bertini या फिर renal columns, या फिर renal columns, columns of Bertini या फिर renal columns. So a loop of capillary running parallel to the Henle's loop. Henle's loop के parallel कौन चलता है? हमारा vasa recta। तभी इन दोनों के बीच में क्या होता है? हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करने का तरीका होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये है हमारे 11th क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द गैप्स। A ascending limb of Henle's loop is dashed to water, whereas descending limb is dashed to it. असेंडिंग लिम्ब किसके परमिएबल होती है और डिसेंडिंग लिम्ब किसके परमिएबल होती है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जब हम असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज परमिएबल टू वाटर। वो वाटर परमिएबल होती है तभी जब डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आ रहा होता है हमारा यूरिन, वो कंसंट्रेट हो जाता है, पर जब वो असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जा रहा होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। So reabsorption of water from distal parts of the tubule is facilitated by the hormone. Reabsorption of water कौन से हार्मोन से होता है? हमारा ADH, which is the antidiuretic hormone. Dialysis fluid contain all the constituents in the plasma except dialysis fluid जो होता है हमारा बिल्कुल सेम प्लाज्मा कॉम्पोजिशन का होता है, पर उसके अंदर क्या नहीं होता? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा। लास्ट, अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज डैश्ड ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, 25 to 30 grams of यूरिया पर डे। सो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप आपको मेरी लेक्चर पसंद आया है, तो लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।